नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। हम चैप्टर 2 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज ये लास्ट हमारा लेक्चर होगा, जिसमें हम इससे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। देन हमने डिस्कस करा कि फर्टिलाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्लीवेज कैसे होता है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसके बाद में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस में कैसे होगा, और फिर उसके बाद में एक प्रॉपर बेबी कैसे बनता है, और फिर डिलीवरी कैसे होती है, जिसको पार्चुरेशन कहा जाता है, प्रसव बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है और आज हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लीवेज क्या होता है बच्चों? जब आपका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल की बॉडी में ओवम बना और मेल की बॉडी में स्पर्म बना, तो ये दोनों कहाँ पे गए? स्पर्म पहुँचा फीमेल बॉडी में, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे पहुँचा? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं हिंदी में, अंडवाहिनी। यहाँ पे पहुंचा क्या? यहाँ पे पहुंच रहा है स्पर्म। इस स्पर्म का न्यूक्लियस क्या करेगा? आपके ये अंडाणु से निषेचन करेगा। क्या? न्यूक्लियस, इसका केंद्रक और अंडाणु का भी, दोनों का ही केंद्रक क्या करेगा? निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया इसने? एक नया संरचना बनाया, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट, इसको हिंदी में हम कहते हैं युग्म नज, युग्म नज कहते हैं। ठीक है बच्चों, युग्मनज बना। अब ये जो युग्मनज है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपका गुणसूत्र है ये द्विगुणित हो गया है, मतलब डिप्लॉयड हो गया है। गुणसूत्र कैसा हो गया है? डिप्लॉयड हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पर्म में हैप्लॉयड है गुणसूत्रों का जो नंबर है, और ओवम में भी हैप्लॉयड है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। अब जाइगोट हमारा बन गया। जब जाइगोट बन गया तो अब क्या होगा? माइटोसिस होगा। इसी जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री जब विभाजन की बारी आती है तो इसमें क्या होता है? इसमें आपकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है, नंबर्स डबल हो रहे हैं, संख्याएं बढ़ा रहे हैं। माइटोसिस हुआ। अब जब माइटोसिस हो गया, जाइगोट माइटोसिस करके क्या करेगा? अपना नंबर को बढ़ाएगा, और इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये विभाजन होता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एक पहले तो शुरुआत में आपका जाइगोट से बनेगा 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद में क्या बनेगा? 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद फिर 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, 16 कोशिकी बनता है, इसमें 16 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, उसके बाद 32, और उसके बाद ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं, मतलब इसका नंबर क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, ये 32 कोशिकाओं वाली संरचनाएं बन जाएंगी, नंबर इनका बढ़ता रहता है। अब ये जो आपकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये जो आपकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, विभाजित होकर के जो एक गेंद जैसी संरचना बना रही हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, जाइगोट ना कह के क्या कहलाएंगी? ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी। ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगी। सबसे पहले 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। जो आपका ये 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ये जो हमारा 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बना, ये आपको शहतूत जैसा दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से 16 सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये हमें शहतूत जैसा दिखाई देता है, ऐसे बना रहता है, इस तरीके से बॉल जैसा बना रहेगा। ये शहतूत जैसा देखने पर दिखाई देता है, इसीलिए इसको मोरुला बोलते हैं। इस वाले स्टेज को क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होगा? हम 16 सेल्ड स्ट्रक्चर जो हमारा होगा क्लीवेज का, उसको हम कहते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो है ये हमारा मलबरी से लिया गया है, बिकॉज ये शहतूत जैसा दिखता है, इस वजह से इसको मोरुला स्टेज बोला गया। अब मोरुला स्टेज फर्दर डिवाइड होगा, मतलब अभी ये इसमें डिवीजन चल ही रहा है, ये फर्दर डिवाइड होगा। जब फर्दर डिवाइड होगा ये बनाता है आपका 32 स्टेज बनाएगा, 32 सेल्ड स्टेज बनाता है। और यहाँ पर ये क्या करेगा? ये आपका एक इनकी कोशिकाएं अरेंज हो जाती हैं, अरेंज होकर के ये क्या करेगा? एक गोलाकार सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम कहते हैं, इस वाले स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है इसको। ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला स्टेज इसको कहा जाता है। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं और ये अपने आप को कुछ इस तरीके से दिखाता है। इसकी कोशिकाएं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा? एक ऐसे खाली जगह सा बना देगा और बाकी कोशिकाएं इसकी इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में कुछ कोशिकाएं ऐसे किनारे किनारे पे अरेंज हो जाएंगी और एक जगह पे खाली जगह बनेगा, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोसील कहते हैं। ये एक कैविटी जैसा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ये फर्दर, इसमें फर्दर चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। अब इसकी कुछ कोशिकाएं इस ऐसे किनारे पर लग जाती हैं, कुछ कोशिकाएं इसकी ऐसे किनारे पर लग जाती हैं। इन बाहरी कोशिकाओं को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं आपकी होती हैं उन कोशिकाओं को हम कहते हैं इनर सेल्स। और ये इनर सेल्स आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, यही ट्रोफोब्लास्ट आपका क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाएगा। इस ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा? प्लेसेंटा बनेगा। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा माता से और बच्चे से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? एक नली के द्वारा, एक पाइप जैसे संरचना से जुड़ा रहता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या काम करेगा कि शिशु से कार्बन डाइऑक्साइड या जो आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो माँ तक पहुँच जाएगा और माँ के द्वारा फिर वो माँ के शरीर से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड से ही माता से जो जुड़ा हुआ है, बच्चा जो जुड़ा हुआ है माँ के गर्भ में, उससे क्या आएगा? माता से ऑक्सीजन आएगा, पोषक पदार्थ आएंगे, हार्मोन्स आएंगे। ये सारे जो आपके तत्व होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये बच्चे तक पहुंचता है। तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा माता और बच्चे को जोड़ने का काम करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। अब इसमें क्या होगा? जितनी भी पोषक चीज़ें होती हैं, जितनी भी उत्सर्जित चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सभी चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा से अगर कोई मतलब अगर माता किसी ऐसी बीमारी से जो संक्रामक रोग है उससे ग्रसित हो गई है, तो जाने अनजाने में क्योंकि बच्चा और माँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जीवाणु या जो विषाणु हैं जो संक्रामक रोग फैला रहे हैं माता के शरीर में, उससे बच्चा भी क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। तो प्लेसेंटा का काम यहीं पे हम समझ लेते हैं। प्लेसेंटा का काम श्वसन में रोल प्ले करता है, पाचन में भी मुख्य भूमिका निभाता है, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उनका भी एक्सक्रेशन करता है, उत्सर्जन करता है, हार्मोन्स का एक्सचेंज कराता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। एंड रोगों का जो संक्रमण भी हो रहा है माता से बच्चे में, वो भी प्लेसेंटा के ही द्वारा होता है। अब ये प्लेसेंटा बन किससे रहा है? जो हमारा ये
ब्लास्टोसिस्ट बना आपका विभाजन करके एम्ब्रियो का विभाजन जो हो रहा है, इसमें जो हमारी बाहरी कोशिकाएं हैं ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोप्लास्ट वाली जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं से क्या बन रहा है, प्लेसेंटा बन रहा है। ये हो गया पहली बात। अब दूसरी चीज़ ये ही यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना ब्लास्टोसिस्ट का, यहाँ पे जो आपके आउटर सेल्स ट्रोफोप्लास्ट बने और इनर सेल्स जो बने हुए हैं, यहीं इसी स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट के इसी स्टेज में ये आपका किससे जुड़ता है, यहीं पर होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अंतररोपण कहते हैं। जो आपका गर्भाशय होता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाली जो दीवार होती है, हमने पढ़ा था, याद कीजिए, एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, गर्भ का रोपण करने में ही ये मुख्य भूमिका निभाती है। एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है ताकि वो एम्ब्रियो, भ्रूण को रोक सके अपने पास में, उसका पोषण कर सके, और वहीं पर भ्रूण जब तक उसका जन्म नहीं होता है वहीं पर वो इम्प्लांटेड रहता है और विकसित होता है। ठीक है, यही काम होता है किसका, एंडोमेट्रियम का। सो ये वाला स्टेज क्या करेगा अब आकर के, इसी यहाँ पर आकर के, किससे जाकर के, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वाली दीवार से जाकर के लग जाता है। इसकी जो इनर सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक वाली जो सेल्स होती हैं, यही आकर के यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर के धंस जाती हैं, मतलब वहीं पे बैठ जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतररोपण कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम थोड़ा सा अपना देखते हैं, टॉपिक हमारा क्या है। अब मैं इसी चीज़ को पढ़ूंगी और आप इसको समझिएगा। ठीक, देखिए, विदलन या खंडी भवन, क्लीवेज या फिर क्या होता है, सेगमेंटेशन। सो निषेचन के लगभग 24 घंटे के बाद युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन या विखंडन कहते हैं। इसमें बारंबार विभाजन से कोशिकाओं की संख्या और डीएनए की मात्रा में क्या होता है, वृद्धि होता है। विदलन का आरंभ अंडवाहिनी में ही होने लगता है। युग्मनज में प्रथम समसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप संतति कोशिकाओं का आकार प्रत्येक विदलन के बाद छोटा हो जाता है। विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कोरक खंड बोला जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया 2 सेल स्ट्रक्चर 4 सेल स्ट्रक्चर वाला जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, जो संरचना बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, आगे ब्लास्टोमियर्स क्या करेगा, आपका 16 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर जो आता है वो क्या करेगा, मोरुलर स्टेज होता है। मोरुलर स्टेज के बाद क्या आता है, ब्लास्टुलर स्टेज आता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टुलर स्टेज में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जिसमें आउटर सेल्स को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बन रहा है, आपका प्लेसेंटा बन रहा है, और इनर सेल जो क्या कर रही हैं, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही हैं। एंड इनर सेल ही गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाली दीवार में क्या हो जाती हैं, एम्बेडेड हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कितने दिन में होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका 7 दिन के आसपास में, 7 से 8वें दिन में हो जाता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, इम्प्लांटेड हो जाता है, तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि कोई महिला क्या है, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। ठीक है, उसी स्टेज को कहा जाता है कि ये महिला अब क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है। ठीक, ये चीज़ हो गया। 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है एंड देन उसके बाद में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। फिर आपका पर वीक क्या होता है, आपके 10वें वीक के आसपास में बच्चे में क्या डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटा भी डेवलप हो जाता है। और प्लेसेंटा का काम अभी मैंने बताया, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, आपका ये श्वसन कराएगा, पाचन कराएगा, उत्सर्जन वगैरह कराने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है बच्चों, सो प्राइमरी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये इमेज की हेल्प से मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन क्या है। ये देखो, अब इमेज आप देखोगे, इमेज के थ्रू आपको थोड़ा सा और बेहतर ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डे क्या हुआ, देखिए फर्स्ट डे यहाँ डे 0 पे देखिए, सबसे पहले डे 0 पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पे आपके कौन से वाले पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्पुला वाले, इस्थमस और एम्पुला वाले पार्ट में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। स्पर्म आकर के एग से फर्टिलाइज कर लिया। अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बना तो 24 घंटे के बाद क्या हो रहा है, इसमें क्लीवेज हो रहा है। फर्स्ट क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज होने के बाद ये कितनी कोशिकाओं में बदल गया, 2 कोशिकाओं में ये बदल गया। 2 के बाद कौन सा आएगा, 4 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद कितना आएगा, 8 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 16 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। ये देखो, ये अनकॉम्पैक्टेड है और ये कॉम्पैक्टेड है। यहाँ पर आएगा 16 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर। 16 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, मोरुला बोलते हैं उसको। ठीक है। मोरुला के बाद में क्या स्ट्रक्चरल चेंज बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या फिर इस स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है गैस्ट्रुला स्टेज आता है हमारा, जिसमें हमारा क्या करता है, ये कोशिकाएं थोड़ा सा अपने आप को और परिवर्तित कर लेती हैं। बाहरी स्टेज में क्या होता है, आपका ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। और इनर सेल्स से क्या बनता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। ठीक है। अब इसी वाले आपके इस स्टेज में, लेटर ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में, ये क्या करेगा, ये आ करके आपके ये एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट कर जाएगा। यहीं पर ये रोपित हो जाता है, अंतर रोपित हो जाता है। ठीक है। अब अंतर रोपित होने के बाद में इसमें क्या आता है, एम्ब्रियो हमारा धीरे 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 फर्दर क्या होगा, डेवलप होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे जो अंग तंत्र बनते हैं, गैस्ट्रुलेशन वाले स्टेज में ही, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन वाला स्टेज आता है। इस स्टेज में ही हमारे शरीर में बच्चे के शरीर में जो हमारा एम्ब्रियो होता है, उसमें क्या करेगा, 3 लेयर बनती हैं, मुख्यतः 3 लेयर बनती हैं। जो हमारा आपका ये होता है, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। इन 3 लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से अलग अलग अंग बच्चे में क्या होते हैं, बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब प्लेसेंटा के बारे में हमने देखा कि प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा क्या काम करता है। देखिए, फर्दर प्लेसेंटा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लिखी हुई यहाँ पे। गर्भनाल या अपरा का विकास। कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में अंतररोपण के बाद इसके गर्भाशय की भित्ति की ओर वाले बाह्य स्तर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इस पर क्या होता है, अंगुली जैसी रचनाएं उभरी हुई दिखाई देती हैं। इन अंगुली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जा रहा है, जरायु अंकुरण या कोरियोनिक विलाई कहा जा रहा है। किसी अन्य विलाई के समान ब्लास्टोसिस्ट के विलाई भ्रूण की अवशोषण करने वाली सतह में कई गुना वृद्धि करते हैं। कोरियोनिक विलाई गर्भाशयी ऊतक द्वारा ढकी रहती है और माँ के रक्त के डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। इसके चारों ओर माँ का रक्त क्या होता है, पाया जाता है। कोरियोनिक विलाई ही माँ के ब्लड को एब्जॉर्ब करती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, वो प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे तक पहुँचता है। अतः कह सकते हैं कि भ्रूण एवं गर्भाशय ऊतक के बीच एक गहन संबंध स्थापित होता है, और ये किससे स्थापित होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही स्थापित होता है। ठीक है। प्लेसेंटा के फंक्शंस मैं बता चुकी हूँ आपको। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लेसेंटा क्या काम करेगा, श्वसन में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसमें मदद करता है, हार्मोन्स का जो एक्सचेंज हो रहा है माँ से बच्चे में उसमें मदद करता है, उत्सर्जन में भी मदद करता है, साथ ही साथ जो संक्रामक रोग होते हैं उनमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे में भी संक्रमण का खतरा रहता है, या फिर माँ किसी भी संक्रामक रोग से संक्रमित है तो बच्चे में भी उसके संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है बच्चों। प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी कब पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जाइगोट बनने के 7वें दिन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब कहा जाता है कि कोई माँ क्या है, प्रेग्नेंट है। और ये प्रेगनेंसी का पीरियड कब तक चलता है, जाइगोट नहीं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होने से लेकर आपका पार्चुरेशन प्रोसेस तक, यानी प्रसव तक। प्रसव तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं
प्रेगनेंसी क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी कहा जाता है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड यह कहलाता है। जेस्टेशन पीरियड का क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में? गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब से कब तक चलता है? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन से लेकर के प्रसव होने तक का जो पीरियड पूरा का पूरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भावस्था कहा जाता है। उसके बाद ये ह्यूमंस में, मनुष्यों में ये गर्भावस्था कब से कब तक होती है? मनुष्यों में ये लगभग 280 दिन के आसपास या 9 महीने के आसपास में होता है। ठीक है, किसी किसी में ये एक्सेप्शन होता है कि 10 महीने के आसपास चल जाता है, मतलब किसी किसी महिला में, अदरवाइज ये 9 महीने का देखा गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे जेस्टेशन पीरियड कब तक होता है? 9 महीने तक जेस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रसव होता है। प्रसव के दौरान क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो प्रसव के दौरान बच्चे का जन्म किस तरीके से होता है? यानी सबसे पहले बच्चे का कौन सा भाग मादा शरीर से बाहर निकलता है? तो वो 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास में हम देखते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका शरीर क्या होता है? वो अपने आप को उल्टा कर लेता है, यानी कि सिर वाला जो हिस्सा होता है वो वेजाइना की तरफ हो जाता है और पैर वाला जो हिस्सा होता है वो माँ के पेट की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे का सिर जो है वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, एंड देन पैर की तरफ से वो क्या होता है? बाद में बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले 2 हार्मोन्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज प्रसव के दौरान इसका जो सिक्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ये क्या करता है? गर्भाशय की दीवार में संकुचन को बढ़ा देता है। संकुचन बढ़ा देता है तो क्या होता है कि माँ में क्या होता है? दर्द का आभास होने लगता है, एंड वो जो गर्भाशय की दीवार होती है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है और बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। ठीक है, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब इसके साथ में एक चीज़ और हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। हमारे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं वो डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फीटस डेवलपमेंट में क्या दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, फीटस और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है और शिशु में क्या डिफरेंस है, जिसको हम चाइल्ड बोलते हैं या इन्फेंट बोलते हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। सो भ्रूण के अंतरोपण से लेकर प्रसव से पहले तक का जो समय होता है उसमें जो माँ होती है, माँ भ्रूण को अपने गर्भ में धारण की रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी, सगर्भता कहते हैं। सगर्भता के समय को गर्भधारण काल या फिर जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। मनुष्य में निषेचन से प्रसव तक का कितना समय होता है? 9 मास तक का समय होता है। मनुष्य में सगर्भता की स्थिति का अध्ययन कई ये नीचे दिए गए हेड्स के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला क्या है? भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्त्री के गर्भाशय में निषेचित अंडे से 2 माह तक के होने वाले परिवर्धन को एम्ब्रियोनिक पीरियड या भ्रूण परिवर्धन कहते हैं। भ्रूण काल में वर्धन करते हुए युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है। युग्मनज से ही क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, अब आता है फीटस डेवलपमेंट। 2 माह के बाद वाला जो स्ट्रक्चर, जो भ्रूण बनता है, उसको कहा जाता है फीटस कहा जाता है। जो गर्भ में ये वाला स्थिति पैदा होता है 2 माह के बाद वाला आपका जो बच्चे का विकास हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। भ्रूण गर्भ कहते हैं, शिशु बोला जाता है आम भाषा में। इसमें विभिन्न अंगों का विकास होता है। 2 माह यानी 8 सप्ताह के अंत से शिशु के जन्म तक, अर्थात अजन्मा जो शिशु होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फीटस बोलते हैं। उसके बाद 9 माह के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है प्रसव के बाद में, तब हम उस बच्चे को शिशु कहते हैं या फिर इन्फेंट उसको कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपके एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस होता है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे में क्या क्या बदलाव आ रहा है माँ के गर्भ में, उसके बारे में हम
स्टडी करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन कितना पीरियड होता है, 0 से लेकर के 12 सप्ताह का जो समय होता है, यानी कि 2 महीने तक का जो भ्रूण होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, यह आपका लगभग 1 माह का जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, कुछ महीनों की सगर्भता के बाद मनुष्य में क्या बनता है, हृदय बन जाता है। ऑलमोस्ट जो हमारा लगभग 1 महीने का जो बेबी होता है उसमें हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। उस समय बढ़ते हुए भ्रूण की धड़कन को हम स्टेथोस्कोप के हेल्प से सुन सकते हैं। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण में हाथ एवं पैर एवं उंगलियां भी विकसित हो जाती हैं। गर्भ 3 माह का हो जाता है तब उसमें लगभग सभी तंत्र, अंग तंत्र जो होते हैं, आपके पाचन तंत्र होते हैं, उत्सर्जी तंत्र होते हैं, ये सभी तंत्र क्या होते हैं, जब बच्चा 3 माह का होता है तब उसमें अंग तंत्रों का विकास भी हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसमें बाह्य जनन अंग विकसित हो जाते हैं और जो कान का ये बाहरी हिस्सा होता है वो भी क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका 13 से 28 सप्ताह के बीच का जो समय होता है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। यानी कि जब बच्चा हमारा क्या हो जा रहा है, 28 सप्ताह का मतलब है कि बच्चा जो है आपका वो 7 महीने का लगभग हो चुका है। ठीक है, इस अवधि में फीटस में अंग तंत्रों का विकास पूर्ण हो जाता है, अंग तंत्र पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। 5वें महीने में फीटस में गतियां शुरू हो जाती हैं। इस समय बच्चा जो होता है वो पेट में चलने लगता है और उसको इमेजिंग तकनीकी की मदद से क्या होता है, हम उसके सिर एवं पैर वाले शरीर पर क्या होता है, हेयर जैसे रोम जैसे बाल उगने लगते हैं, जिसको लैनुगो कहा जाता है। ठीक है, इसी 5वें महीने के दौरान बच्चे की जो गति होती है उसको हाँ महसूस किया जा सकता है। इस समय पलकें अलग अलग हो जाती हैं और पलकों के बाल जो होते हैं वह भी दिखाई देने लगते हैं। 6वें माह के अंत तक मानव भ्रूण की सभी रचनाएं एवं अंग पूर्ण रूप से बन चुके होते हैं। भ्रूण के हृदय की धड़कन माँ के अंदर के ऊपर से सुना जा सकता है। 4 माह के बाद गर्भवती स्त्री को बाहर से देखकर बता दिया जा सकता है कि कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। 4 माह के आसपास में स्त्री में प्रेगनेंसी का जो कंडीशन होता है वो दिखाई देने लगता है बाहर से देखने पर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका क्या है, बच्चा जो है हमारा वो लगभग 9 महीने के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है, 29 से 40 सप्ताह तक का जो बच्चा होता है, अब ये क्या करेगा, 9वें महीने के आसपास, 7वें 8वें से लेकर के 9वें महीने के आसपास बच्चा जो है उसका जो सिर वाला स्थिति होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब वेजाइना की तरफ आ जाएगा, और पैर जो होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, गर्भ 9 माह तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस समय फीटस लगभग 18 से 20 इंच का लंबाई में, और इसका जो वजन होता है वो 3 से 4 किलो का वजन हो जाता है। और जन्म से पहले शिशु में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके पूरे शरीर पर बाल जो बना था वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एक इमेज है, इसमें देखिए ये जो भ्रूण है बिल्कुल शुरुआत का भ्रूण है, ये कितने सप्ताह का दिखाया गया है, 8 सप्ताह का ये दिखाया गया है। उसके बाद 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24, 28, 32, 36 और 40 सप्ताह के बच्चे का ग्रोथ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड से ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बच्चा जो है इसकी लंबाई बढ़ते चली जा रही है, लंबाई आपको और बढ़ती हुई दिखाई गई, साथ में वजन भी बच्चे का बढ़ता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से इस तरीके से बच्चे की लंबाई बढ़ती गई है और वजन भी इसके साथ में 900 ग्राम, 1.5 kg, लगभग 2.5 kg और 4 kg के आसपास, और हाइट इसकी कितनी दिखाई गई है, 51 सेंटीमीटर के आसपास में दिखाई गई है। ठीक है, तो ये है बच्चे का डेवलपमेंट का ट्राइमेस्टर का। अब कुछ चीज़ें और, एक सेकेंड, इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हाँ, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, जो बच्चे को माँ के गर्भ में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इनमें मनुष्यों में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ये आपका एमनियन जो होता है, कोरियन जो होता है, इनका ज़्यादा रोल होता है। योक सैक
हमारे में मतलब मनुष्यों में योक सैक की उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। योक सैक आपके जो अंडयूज वाले जो जंतु होते हैं उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। बर्ड्स में ये पोषण प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स में ये उतना काम नहीं करते हैं। ठीक है। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, बाह्य भ्रूणी कलाएँ होती हैं, या जब माँ जो गर्भ में होता है, एक बार इमेज भी दिखा दूँ मैं आपको। माँ जब गर्भ में माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो झिल्लियाँ होती हैं, ये बच्चे को बाहरी आघात से और उसको पोषण प्रोवाइड कराने में, 9 महीने तक बच्चे को बाहरी आघात से बचाने में और उसको पोषण प्रोवाइड कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। सबसे पहले इमेज देख लीजिए आप। ये देखिए, ये है, ये जो बाहर ऐसे उभार जैसा दिखाई दे रहा है, ये है कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई क्या करता है, ये डायरेक्टली माँ के ब्लड के कांटेक्ट में होता है और यहीं से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये आपके गर्भाशय की लाइनिंग दिखाई दे रही है और ये है हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ये किससे जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा बच्चे से और दूसरा हिस्सा क्या रहता है, माता से जुड़ा रहता है, ताकि इनमें पोषण वगैरह और इन सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा योक सैक बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल शुरुआत में 8वें सप्ताह के आसपास बच्चे को पोषण प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये है आपका एमनियन और यहाँ पर ये एमनियोटिक कैविटी है, जो इसमें द्रव भरा रहता है, जो कि बच्चे को बाहरी आघात से और गर्भाशय की दीवार में बच्चा चिपक ना पाए उससे उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है। इसी एमनियोटिक कैविटी में आपका क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। ये आपके यूट्रस के मसल्स हैं और ये है कोरियन। ठीक है। कोरियन का एक हिस्सा जो होता है उससे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। ये सर्वाइकल प्लग है एंड यूटेराइन कैविटी है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब मैं पढ़ देती हूँ इनके बारे में कि इनका काम क्या होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में योक सैक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, लेकिन मनुष्यों में ये एक अवशेषी अंग की तरह काम करता है, क्योंकि बाद में ये जो आपका योक सैक है ये आंत में बदल जाता है, आंत्रों में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के 8वें दिन अधपूरक जो आपका हाइपोब्लास्ट बना हुआ है, इसके बनने की कुछ कोशिकाएं स्थानांतरित होकर ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी सतह पर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के साथ साथ में एक परत बनाती हैं। यद्यपि स्तनधारियों के भ्रूण में योक जो होता है यह नहीं पाया जाता, लेकिन योक सैक का विकास रुधिर निर्माण के लिए होता है। मनुष्य में योक सैक एक अवशेषी संरचना है, क्योंकि मनुष्य एक सजीव प्राणी है। योक सैक दूसरे एवं तीसरे सप्ताह में भ्रूण को पोषण माँ के गर्भाशय के माध्यम से प्रदान करता है और उसके बाद चौथे सप्ताह में योक जो होता है वो किस में बदल जाता है, आंत्र में बदल जाता है। एमनियन का काम क्या होता है, एमनियन के बारे में जैसे हमने देखा कि एमनियन जो है वो योक के बाद में एक लेयर बनाई गई है। एक सेकंड, ये देखिए, ये है आपका कोरियन के बाद वाली जो झिल्ली है उसको वो क्या है, एमनियन है। एमनियन के बाहर एक क्या होती है, कैविटी होती है, जिसमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। अब ये द्रव क्या करेगा, बच्चे को बाहरी आघात से सुरक्षित रखने में मदद करता है। एमनियन का निर्माण भ्रूण के ऊपर होता है। इसमें बाहर की ओर सोमैटिक मेसोडर्म और अंदर की ओर एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट पाया जाता है। भ्रूण एवं एमनियन के बीच में एक कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। यह द्रव भ्रूण को सूखने से बचाता है और बाह्य आघातों से इसकी रक्षा करता है। ठीक है। कोरियन के बारे में पढ़ लीजिए। यह भ्रूण के चारों ओर फैला होता है। इसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म तथा ट्रोफोप्लास्ट एवं भीतर की ओर क्या होता है, सोमैटिक मेसोडर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह एलेंटोइस झिल्ली के साथ साथ में मिल करके एलेंटोकोरियन विलाई बनाता है, जो अपरा का भ्रूणी भाग, अपरा मतलब प्लेसेंटा का भ्रूणी भाग बनाते हैं और प्लेसेंटा बनाने में मदद करते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या होता है, इनका काम शोषण कराने में, पोषण प्रोवाइड कराने में कोरियन का काम होता है, या एलेंटोकोरियन का काम होता है।
ठीक है। अब एलेंटोइस की बात कर लीजिए या अपरा कोशिका की बात कर लीजिए, एलेंटोइस का भी मनुष्य में कोई खास रोल नहीं होता, अतः यह अविशेषी होती है। अंडा देने वाले जो जीव होते हैं उनमें एलेंटोइस जो होता है आहार नाल की एंडोडर्म से जुड़ी होती है। यह नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। ठीक है, आहार नाल से जुड़ी होती है तो पोषण प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसमें बाहर की ओर आशयिक मीजोडर्म, स्प्लांक्निक मीजोडर्म और भीतर की ओर एंडोडर्म का स्तर पाया जाता है। इससे रुधिर कोशिकाएं, प्लेसेंटल आर्टरी एवं प्लेसेंटल वेन का विकास होता है। इसलिए एलेंटोकोरियन संवहनी झिल्ली बनाती है और यह अपरा के भ्रूणी भाग का निर्माण यह भी करती है। तो इसका काम क्या होगा, इसका भी काम पोषण प्रोवाइड कराने का होगा। ठीक है बच्चों, लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, प्रसव जो 9 महीने के बाद प्रसव जो होती है, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन होने के बाद भी, प्रसव होने के बाद में ही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है और आपके जो एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं इनका स्रावन कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, जिससे जन्म के बाद माता जो होती है वो बच्चे को दुग्ध पिलाने का काम करती है, यानी कि मादा शरीर से क्या होता है, स्तन से दुग्ध का स्रावन होने लगता है और वही दुग्ध क्या होता है, बच्चे के ऑलमोस्ट 6 महीने का जो बच्चा हो जाता है आपका, जब जन्म से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे को भोजन के रूप में माता का दुग्ध ही दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रम जो होता है, एक सेकेंड, सॉरी, कोलेस्ट्रम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम बिल्कुल शुरुआत का जो दुग्ध होता है, जब बच्चा जन्म लिया उसके 24 घंटे के दौरान जब माँ का जो स्तन से दुग्ध का स्रावन होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, आपके पोषक तत्व तो होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, इनको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, यही कोलेस्ट्रम क्या करता है, लगभग जन्म से 4 दिन 10 दिन के अंतर्गत बच्चे को यही इसी कोलेस्ट्रम का क्या कराया जाता है, सेवन कराया बहुत आवश्यक होता है ताकि बच्चे में इम्यूनिटी का विकास हो सके, बच्चे को पोषण मिल सके और बच्चा क्या हो सके, हेल्दी रह सके। ठीक है बच्चों, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन हमने अभी डिस्कस किया कि जन्म के बाद में, प्रसव के बाद में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे मादा स्तन से दूध का स्रावन होने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, लैक्टेशन कहा जाता है। और ये लैक्टेशन कब होता है, जब प्रसव हो जाता है, जो कि बच्चे के सेवन के लिए ज़रूरी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ये पिक्चर मैंने आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एंड माता के गर्भ में बच्चा किस तरीके से रहता है और उसका, ये देखिए 9वें महीने के आसपास में बच्चे का सिर जो होता है वो किधर की तरफ आ जाता है, ये आपके वेजाइना की तरफ आ जाता है और पैर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ के गर्भ के लगभग उसके बाद जन्म के बाद लगभग 20 मिनट या आधे घंटे के आसपास में अम्बिलिकल कॉर्ड, जब तक बच्चा सांस नहीं लेना शुरू कर देता है तब तक अम्बिलिकल कॉर्ड का काम रहता है। उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और धीरे धीरे अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो सूख जाता है, क्योंकि ये बच्चे के बिल्कुल नाभि से जुड़ा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा भी क्या होता है, प्लेसेंटा भी जन्म के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, उसी के साथ साथ में प्लेसेंटा भी कुछ देर में मादा शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद लगभग 1 से 2 महीने के बाद में जो फीमेल शरीर होता है, फीमेल बॉडी होती है, वो अपने पुराने स्टेज में वापस आ जाता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जी, ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर
हमने डिस्कस कर लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों। एक बार मैं वापस से रिकैप कर दे रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। स्पर्म एंड ओवम बनने का प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। देन हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने समझा। फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है क्लीवेज के थ्रू, वो हमने डिस्कस कर लिया। प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 3 लेयर्स जो होती हैं बच्चे में, उनसे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद प्रसव क्या होता है, प्रसव के बाद में क्या चेंज आता है, लैक्टेशन किस तरीके से हो रहा है, ये हमने सारा का सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है और अगले क्लास से चैप्टर 3 में हम आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और अपने टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ते रहिए। अगर कहीं भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।